दुनिया कहती थी इसराइल बहुत ताकतवर है, सारी ताकतों की जो घमंड था, तकब्बुर था, उसको ज़मीन पर रगड़ दिया है। सऊदी अरब को इस लेवल तक ले आना चाहिए कि वो मज़ीद फिर आगे चल के ना सोचे, अपनी मर्दानगी दिखाए, वो वहाँ पे असला भेजे। अस्सलाम वालेकुम, आप लोग देख रहे हैं वाह पाकिस्तान। मैं हूं मुर्तज़ा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस वक्त उम्मत मुस्लिमा के लिए बहुत ही तकलीफ दह सूरत हाल है। इसराइल जो है वो इंसानियत सूज मजालिम कर रहा है गज़ा के ऊपर, और हमारे मुसलमान भाइयों को और कत्ल आम कर रहा है। और आप लोगों के सामने आप लोग 7 दिनों से जो है वो ये तमाम तर चीज़ें देख रहे हैं। और कल रात में जो है वो इंतहाई तकलीफ दे जो है वो सूरत हाल गज़ा के अंदर बन गई थी, जब इसराइल की तरफ से जो है वो हुक्म जारी किया गया गज़ा के लोगों के लिए कि लोग जो हैं वहाँ से हिजरत कर जाएं या वहाँ से निकल जाएं और सेफ साइड पे चले जाएं। जब लोगों ने वहाँ से जाना शुरू किया तो इसराइल के जेट तैयारों ने गज़ा के लोगों पे हमला किया, और जिसके अंदर औरतें, बच्चे, बूढ़े ये लोग शामिल थे। इसी मौजू के ऊपर, फ़लस्तीन के मौजू के ऊपर बात करने के लिए मैं इस वक्त काबिल मोहतरम शख्सियत के पास मौजूद हूँ, डॉक्टर साबिर अबू मरियम, जो कि काफ़ी अरसे से पैलेस्टाइनियन इशू को पाकिस्तान के अंदर नौजवानों में फैला रहे हैं। यहाँ पे फ़लस्तीन के कॉज को इन्होंने ज़िंदा रखा हुआ और नौजवानों के पास जाते हैं, मुख्तलिफ़ सोसाइटीज़ के अंदर इनके सेमिनार्स होते हैं, चीज़ों को बताते रहते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि फ़लस्तीन का ये कॉज जो है वो हमारे दिलों में से या हमारे दिमागों में से कहीं मदम हो जाए। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? खैरियत से? बहुत शुक्रिया आपका, अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब, आप बहुत अरसे से जो है वो इस कॉज को उठा के रखा हुआ है, आपने ज़िंदा रखा हुआ है, ख़ासतौर से पाकिस्तान के नौजवानों में। और हम देखते भी आ रहे हैं कि अगर कोई फ़लस्तीनी हमें मिल जाता है, और जैसे कि मैं मीडिया पर्सन हूँ और फ़लस्तीनी हमारी यूनिवर्सिटी में भी काफ़ी ज़ाहिर सी बात है पढ़ते थे, तो उनकी पाकिस्तान के मुसलमानों से एक मोहब्बत है अल्हम्दुलिल्लाह, और आप तो काफ़ी अरसे से ही काम कर रहे हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस वक्त आप ये बताएं कि इस वक्त पाकिस्तान के लोगों के सेंटिमेंट्स क्या हैं, क्योंकि आप जिस दिन से ये प्रॉब्लम शुरू हुआ है उस दिन से आप कंसेक्यूटिवली लोगों के पास जा रहे हैं और ये प्रोग्राम्स कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने ये रहमत की है और ये सआदत हासिल की है कि फ़लस्तीन के मज़लूमों की आवाज़ अपने चैनल के ज़रिए आप उठाएंगे। ये वाक़ई एक सआदत है, और हम नहीं बल्कि हम सब हैं, मैं ही नहीं, हमारी फाउंडेशन नहीं बल्कि आप और हम सब इसका पार्ट हैं, और इंशाअल्लाह मिलकर इसको कर रहे हैं। इस वक्त जो सूरत हाल है, ज़ाहिर है कि हम बतौर पाकिस्तानी हमारे वही सेंटिमेंट हैं जो हमारी बुनियादी आइडियोलॉजी है। और हमारी आइडियोलॉजी क्या है? जो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने बताई है। कायद आज़म ने 1920 से फ़लस्तीन के लोगों की हिमायत शुरू की। जिस वक्त बैलफोर डिक्लेरेशन आया था, उसके बाद से यहाँ पर सगीर में उन्होंने इसके ऊपर गुफ्तगू की और लोगों को बताया था कि भाई ये फ़लस्तीन के साथ ख़यानत हो रही है, हमने उसके ख़िलाफ़ बात करनी है। तो हमारी भी वही सेंटिमेंट है, और आपका भी, हर पाकिस्तानी का वही है जो कायद आज़म का था। और हमारा ये रिश्ता बहुत पुराना है। मैं सीधा कुछ वाक़यात बता दूं ताकि आपके सामने इनके लिए चले जाए। उसके बाद से कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने हर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के इजलास में फ़लस्तीन के ऊपर बात की, फ़लस्तीन करारदाद पेश की, और यहाँ तक जब पहुँचे हम 1940 तक, जब करारदाद पाकिस्तान लाहौर में पेश हुई, तो उधर दूसरी नंबर की करारदाद फ़लस्तीन पेश की गई। तो ये हमारा बड़ा देरीना रिश्ता है। अल्लामा इकबाल ने फ़लस्तीन का सफ़र किया, वहाँ कॉन्फ्रेंस में शिरकत के बाद अल्लामा इकबाल ने वापस तशरीफ़ लाए और कहा कि अगर फ़लस्तीन की हिमायत के जुर्म में मुझे बरतानवी हुकूमत जेल में बंद करे तो मैं कैद बर्दाश्त करने के लिए तैयार हूँ। ये हमारा एक बड़ा लगाव है, लिहाजा हम उसी लगाव के साथ और एक अच्छे पाकिस्तानी और फॉलोअर मोहम्मद अली जिन्ना होने के वास्ते हम ये समझते हैं कि ये जो मसला है ये वाक़ईन एक इंसानियत का मसला है, हमारा इस्लामी मसला है, हमारा पाकिस्तानी मसला है, क्योंकि हम उसको अपने से अलग नहीं समझते। बिल्कुल, बतौर पाकिस्तानी हम उनके साथ हैं, क्योंकि हमारे कायद ने ये कहा है। बतौर इंसान हमारा दिल दुखता है कि जब वहाँ पर इंसानों के साथ जुल्म होता है, मज़लूमों के साथ जुल्म हो रहा है। और बतौर मुसलमान हमारे सामने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात हैं कि जिन्होंने फरमाया कि मज़लूमों की मदद करो, ज़ालिमों के ख़िलाफ़ रहो, और ख़ुद उन्होंने ये काम किया। जितने अम्बिया तशरीफ़ लाए सब ने ये किया। फिर क़िबलतुल अव्वल हमारा वहाँ पर है, बैतुल मक़दस है, जहाँ शब मेराज पैगम्बर गिरामी तशरीफ़ ले गए, और वहाँ पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम अम्बिया की इमामत फरमाई। तो ये मुक़द्दस मकाम है। हम बहुत सारे रिश्ते हमारे इसके साथ। तो इस वक्त जो बर्बरियत और सफाकियत गासिब सहूनी हुकूमत वहाँ कर रही है, ये बहुत ही हमारे लिए दर्दनाक है कि हमारे फ़लस्तीनी भाई मुश्किल में हैं। लेकिन
इस मुश्किल के बाद बिलाखिर एक रास्ता है जो आसानी का है, जो फ़तह का रास्ता है, जो कामयाबी का रास्ता है, जिसकी तरफ हमारे फ़लस्तीनी भाई भी देख रहे हैं और उसके लिए पूरी उम्मीद है। वो ऐसा नहीं है कि वो कत्ल हो रहे हैं, शहीद हो रहे हैं तो वो डर रहे हैं, नहीं, बल्कि ये 75 साल से उनके साथ ये हो रहा था। 75 साल से ये गासिब से उन्हीं हुकूमत उनको कत्ल कर रही थी। 75 साल से उनके लोगों को जेलों में कैद किया जा रहा था। 75 साल से उनके अफराद को जुल्म और जबर का निशाना बनाया गया। अब अभी मैं और आप बात कर रहे हैं, 400 फ़लस्तीनी बच्चे 10 साल से कम उम्र के हैं इसराइल की जेलों में कई सालों से। क्या जुर्म है उन बच्चों का? कुछ बच्चे इसराइल की जेलों में पैदा हो रहे हैं। बेशक ऐसे ही, ठीक है, तो ये सारे जुल्म 75 साल से हैं। अभी जो कुछ हो रहा है ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन इसके पस मंज़र में जो फ़लस्तीनी कर रहे हैं, जो मुज़ाहमत कर रहे हैं, वो मुज़ाहमत बहुत पायदार है, वो मुज़ाहमत बहुत ताकतवर है, वो मुज़ाहमत बहुत फ्रूटफुल है और वो बड़े सरप्राइज़ देने वाली है। अभी एक दिया है सरप्राइज़ जो 6 अक्टूबर और 7 अक्टूबर की दरमियानी शब को हुआ है। उसने दुनिया के सामने इसराइल, अमेरिका और इन सारी ताकतों की जो घमंड था, तकब्बुर था, उसको ज़मीन पर रगड़ दिया है। दुनिया कहती थी इसराइल बहुत ताकतवर है, इसराइल के साथ बहुत पावर है, इसराइल के पास ये है, इसराइल के पास ये है। पहली दफ़ा तारीख़ में ऐसा हुआ है कि इसराइल को बड़े पैमाने पर यानी अपना जानी नुकसान भी हुआ है, बिल्कुल माली नुकसान भी हुआ। अभी आप मीडिया पे, आप लोग मीडिया के बाखबर लोग हैं, मीडिया पे आप देख रहे होंगे कि 1200 सेहूनियों नहीं 5000 से ऊपर मारा गया उनके बंदे। ऐसे ही है। अब वो परेशान है, वो कहते हैं भाई हम ये क्या हुआ हमारे साथ। उनकी आपने ताकत ही तोड़ दी है। तो हमारे जो सेंटीमेंट है वो जाहिर है कि इस वक्त हम दर्द की कैफियत में हैं। हमारे बच्चे, भाई बहनें वहाँ पर तकलीफ़ में हैं, लेकिन हम ये समझते हैं कि ये वक्त है कि हम उनका साथ दें, उनकी ही मदद करें। ना सिर्फ ज़बानी मदद हमारा फ़र्ज़ है, वो हम कर रहे हैं, सड़कों पे निकल रहे हैं, बहुत सारे मिलियन मार्च हो रहे हैं, प्रोग्राम्स हो रहे हैं, हर चीज़ हो रही है, लेकिन अब हमारा काम है उससे आगे बढ़ना है, उनकी प्रैक्टिकल मदद करनी है, उनके साथ ताउन करना है। तो ये हमारा सेंटीमेंट है। आपने बहुत अच्छी बात कही कि 75 साल से ये रेजिस्टेंट मूवमेंट जो है वो जारी है। वैसे दिखता है कि मतलब बहुत सारी जगहों पे भी दिखता है, जैसे अलजायर वगैरह के अंदर हुआ, कहीं हुआ, रेजिस्टेंट मूवमेंट्स शुरू होती हैं लेकिन ख़त्म हो जाती हैं लेकिन उसके बावजूद पैलेस्टाइनियन जो रेजिस्टेंट मूवमेंट है ये अपनी जगह बरकरार है, ये ख़त्म नहीं होती। और दुनिया भर के जो की उम्मत मुस्लिमा है विदाउट एनी सेक्टेरियन डिफरेंस इस कॉज के ऊपर एक हो जाती है। ठीक है, हमारी जो मुस्लिम दुनिया के लीडरान हैं ये इस कॉज पर कब इकट्ठे होंगे, या ये लोग जो है वो कब अपना जो है वो क्या कहते हैं स्टांस दिखाएंगे। आप देखें ना, इसराइल के ऊपर हमला होता है तो दुनिया की जितनी काफिर रियासतें हैं, अमेरिका हो, ठीक है, बरतानिया हो, अमेरिका ने अपना जो है बहरी बेड़ा बहरा रोम में भेज दिया, बरतानिया ने अपना जहाज़ भेज दिए, अमेरिका मावनत कर रहा है, और कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, दीगर तमाम ममालिक जो है इनकी स्टेट लेवल के ऊपर इसराइल को न सिर्फ पुष्ट पनाही कर रहे हैं बल्कि इमदाद फराम कर रहे हैं। हम मुसलमान जो कंट्रीज़ हैं, 57 मुल्कों का जो ब्लॉग है, जो एक आपको भी याद होगा कि वो एक पूरी फ़ौज तैयार की गई थी 57 मुल्कों की, और वो सब नज़र नहीं आता। इस बारे में आप थोड़ा सा लोगों को बताएं कि लोगों को क्या करना चाहिए इस मामले में। देखिए, ये जो मुस्लिम ममालिक की जो बात है, मैं इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड बता के फिर आगे चलता हूँ इनके किरदार की तरफ। इस कार्रवाई से पहले जो फ़लस्तीनी भाइयों ने की है, इससे पहले क्या हो रहा था, हमारे अरब हुक्मरान इसराइल से ताल्लुकात बना रहे थे। बिल्कुल। ख़ास तौर पर हमारा सबसे बड़ा इस्लामी मुल्क सऊदी अरब, हाल ही में उसके ताल्लुकात बहुत करीब होते जा रहे थे। पूरी उम्मत परेशान थी, खुद सऊदी अरब के अवाम परेशान थे, हम परेशान थे पाकिस्तान में ये क्या हो रहा है। इस फ़लस्तीनियों की इस कार्रवाई ने, जो इन्होंने रिस्पॉन्सिव कार्रवाई की है, जवाबी कार्रवाई की है, इसने जहाँ एक तरफ एक अचीवमेंट क्या हासिल की है, वो मसला फ़लस्तीन को उजागर कर दिया। पूरी दुनिया में इस वक्त फ़लस्तीन की बात हो रही है। तमाम चीज़ें आप देखें, वर्ल्ड कप पीछे चला गया है, दीगर पॉलिटिकल थिंग्स सारी पीछे चली गई हैं, सिर्फ इस वक्त फ़लस्तीन ऊपर है। हर आम आदमी, एक रेडी वाला, एक मोची, एक दर्जी, एक आम आदमी जिसको पहले नहीं पता था, आज वो देख रहा है भाई फ़लस्तीनियों ने क्या किया। ये बरकत है। ये मैं आपको बताता हूँ कि ये वो बरकत है जिसका कुरान में जिक्र है। जिस तरह कुरान में कहा गया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहू। ये जो अल्लज़ी बारकना है, खुदा ने कहा जो बरकतें रखी गई हैं, ये वो बरकतें हैं जो फ़लस्तीन के साथ हैं, कि फ़लस्तीनियों ने एक काम किया है, उसकी बरकत क्या है, पूरे दुनिया में फ़लस्तीन का मसला उठा है। दूसरी बरकत क्या है, ये जो हमारे मुसलमान अरब भाई
नादान थे, गलती कर रहे थे, गलत साइड पर थे हिस्ट्री के, धोखा खा रहे थे अमेरिका के हाथों में, दूसरों के हाथों में, इसराइल के साथ जा रहे थे। अब ये पीछे आ रहे हैं। अब ये सऊदी अरब ने बहुत अच्छा काम किया है, उन्होंने फौरी तौर पर ताल्लुकात ख़त्म किए। उन्होंने कहा है कि हमारे ताल्लुकात नहीं है, हम कोई ताल्लुकात आपसे नहीं रखते। ये पॉजिटिव है, हमें इसको और स्ट्रेंथन करना चाहिए। सऊदी अरब को इस लेवल तक ले आना चाहिए कि वो मज़ीद फिर आगे चल के ना सोचे कि भाई दोबारा करना है। उसने देख लिया इसराइल की ताकत का घमंड टूट गया है, हम बेवकूफ़ थे, हम इस तरफ जा रहे थे। तो ये वक्त, यानी मैं ये कहना चाहता हूँ, जो आपके सवाल के पहले हिस्से का जवाब है कि ये वक्त है कि गलतियों का इजाला किया जाए। बिल्कुल ऐसे। और ये बरकत है, अल्लज़ी बारकना, ये वही बरकत है कि जो खुदा ने इनको मौका दिया। ये हमने नहीं दिया, फ़लस्तीनियों ने नहीं दिया, ये खुदा की इस आयत की निशानियों ने ये मौका दिया है कि बरकत की तरफ लौटाओ, इज़्ज़त की तरफ लौटाओ, शरफ़ की तरफ लौटाओ। तो अगर ये लौट आएंगे तो ये इज़्ज़त पाएंगे, क्योंकि ये फ़लस्तीन का जो मसला है, मैं आपको अर्ज़ करूँ कि जो इसके साथ रहेगा वो इज़्ज़त पाएगा, दुनिया में भी पाएगा, आखिरत में भी पाएगा। और जो इसके ख़िलाफ़ काम करेगा, कोई भी काम करे, वो ज़लील होगा, रुसवा होगा, इधर भी और आखिरत में भी। तो ये बहरहाल वक्त है मुस्लिम उम्मा रिटर्न हो जाए, जो गलतियां की हैं वो ख़त्म करे। पाकिस्तान पे भी बहुत प्रेशर था इसराइल को कबूल करने का, पाकिस्तान भी इस हरकत से बाद आ जाए। लिहाजा सब इससे पीछे हटें, एक काम करें, फ़लस्तीनियों की मदद करें, हिमायत नहीं करें, मदद करें। बयानात हो चुके हैं, सब पूरे देख लिया भाई आपने बयान से, आप सब साथ हैं, लेकिन अब प्रैक्टिकल मदद करें, इमदाद भेजें, ग़ज़ा की ज़रूरत है ग़ज़ा भेजें, दवाइयों की ज़रूरत है दवाइयाँ भेजें, मेडिकल टीमों की वहाँ ज़रूरत है, मेडिकल टीमें वहाँ भेजें, पैसों की ज़रूरत है वहाँ पे फ़ंड भेजें, असले की ज़रूरत है, कोई अगर मर्द है अपनी मर्दानगी दिखाए, वो वहाँ पे असला भेजे। बिल्कुल ये काम हो सकता है, तो मेरा ख्याल है कि ये मुस्लिम उम्मा को करना चाहिए। दूसरा जो आपने कहा कि 57 मुल्कों की, वो 40 मुल्कों की फ़ौज बनाई गई थी, लेकिन वो फ़ौज भी एक ऐसी यानी प्रॉक्सी के लिए बनाई गई थी कि जिसके अंदर आप देखें कि मुसलमानों के ख़िलाफ़ थी। बिल्कुल। यमन के लोग मुसलमान हैं बेचारे, वो अपनी मर्ज़ी की हुकूमत चाहते थे, लेकिन थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट था सऊदी अरब और उनके दरमियान, तो सऊदी अरब ने एक एफ़र्ट करके 40 मुसलमान मुल्कों को जोड़ लिया, जिन्होंने एक फ़ौज बनाई। हमारे जनरल रायल शरीफ जो रिटायर्ड हो गए थे, उनको उन्होंने सरबराह बना दिया। अब उसने क्या किया, उसका देखें ना, उसका अंजाम क्या हुआ। वो जब बना है उसके अगले ही महीने 16 मुल्क जी उसकी लिस्ट से निकल गए। उन्होंने कहा कि हम असले का तामुन नहीं कर सकते भाई। 6 मुल्कों ने कहा कि हम फ़ौज दे नहीं सकते, हम मेंबर हैं, हमारी फ़ौज कहीं नहीं आएगी। वो बेअसर हो गया। अगर ये इत्तेहाद बनाते, कहते भाई मस्जिद अक्सा का दिफा करना है, कश्मीर के मजलूमों को छुड़ाना है, बिल्कुल ठीक है, यमन के मजलूमों को निजात देनी है, तो शायद ये काम आ जाता। और फिर देखें ये 57 मुल्कों में से 40 बने, 17 कहाँ थे। बिल्कुल, इसका मतलब कि इख्तलाफ तो यहाँ पर था, यूनिटी नहीं थी। हमारा जो मसला है वो हल होगा, वो यूनिटी से होगा। इस वक्त जो फ़लस्तीन के मसले को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, मैंने जो पहले बात की है कि पैसों माली इमदाद से, इन सबसे जो ज़्यादा ज़रूरत है वो यूनिटी की ज़रूरत है, वो इत्तेहाद की। जो इत्तेहाद आज हम देखते हैं हमास, इस्लामिक जिहाद और हिजबुल्लाह के दरमियान, ये इस्लामिक जिहाद और हमास ये दोनों सुन्नी मुसलमान हैं, हिजबुल्लाह शिया मुसलमान है, इनके दरमियान कोई तफरीक नहीं है। हमारे दरमियान क्यों है? हम यहाँ पाकिस्तान में क्यों ये तफरीक करते हैं? हम क्यों इस बहस में पड़ जाते हैं? हम क्यों ये डिबेट खोलते हैं? तो हमें इनको आइडियल बनाना चाहिए, हमें इनसे सीखना चाहिए। ये जो काम कर रहे हैं ये यूनिटी के साथ कामयाबी है, इनकी यूनिटी ने इनको इतनी बड़ी कामयाबी दी है, इतनी बड़ी इज़्ज़त दी है। खुलासा यही है कि ये 57 मुल्क अगर यूनिटी करना चाहते हैं, तो अगर अमेरिका 52 रियासतों को यूनाइटेड करके, इनको तकसीम करके हुकूमत कर सकता है, तो ये 57 ममालिक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इस्लाम या यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ एनीथिंग, यूनाइटेड स्टेट्स बिल्कुल होकर ये कर सकते हैं। ये दुनिया पे हुकूमत भी कर सकते हैं, मजलूमों को निजात भी दे सकते हैं और सुपर पावर भी बन सकते हैं। सारे काम हो सकते हैं, लेकिन फिर वही कहता हूँ, इत्तेहाद की तरफ आना पड़ेगा, मोहब्बत, भाईचारे और इख्तलाफात को दूर करना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, एक बड़ी अच्छी आपने बात करी इत्तेहाद की, और जो ये जिस दौर से हम गुज़र रहे हैं, वाकई में ये वक्त की बहुत अहम तरीन ज़रूरत है। एक नैरेटिव ये सामने आ रहा है इस वक्त, जो बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रहा है कि इस हमास ने जो कार्रवाई करी है, हमास ने कार्रवाई जो है वो मस्जिद अक्सा की मोहब्बत में या फ़लस्तीन के मुसलमानों की या गज़ा के मुसलमानों की मोहब्बत में हरगिज़ नहीं करी, क्योंकि इस पूरी कार्रवाई के अंदर इसको हिजबुल्लाह ने और ईरान ने सपोर्ट किया है।
तो इसका मतलब ये और जिस पैराडाइम में कार्रवाई हो रही, ग्लोबल पैराडाइम में, जो एक पूरा इंडिया का, इसराइल का और सऊदीया का एक इत्तेहाद बनने जा रहा था, और सुनने में भी ये भी आ रहा है G20 इजलास के अंदर कि वो एक रोड की तामीर होनी थी, और जिसने जो पाक चाइना कॉरिडोर का ऑल्टरनेटिव था, और उसने जो है ना वो इसराइल से होते हुए सऊदी जाना था। हमास की इस कार्रवाई से इसराइल को सबसे बड़ा धचका लगा है, वो ये लगा है कि अब सऊदीया जो है वो उससे पीछे हटता जा रहा है, और ईरान जो है वो रीजन में मजबूत हो जाए। आप क्या कहते हैं इस बारे में कि इस वक्त इस कार्रवाई के बारे में जो लोगों का ये जो बोगस तज्जिया है, इस बारे में आप थोड़ा सा लोगों को बताएंगे? आप तो फ़लस्तीन के मसले को काफ़ी डेप्थ से जानते हैं कि ये प्रॉब्लम बैकग्राउंड पे क्या प्रॉब्लम था। देखिए, जहाँ तक ईरान की बात है, ईरान खित्ते में वैसे भी पॉलिटिकल असर नफूज रखता है। जी जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। ईरान के बहुत सारे कारनामे हैं, उसकी अपनी एक पॉलिटिक्स है। जहाँ तक ये वाली बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि G20 के अंदर जो एक रोड मैप इन्होंने बनाया था कि इंडिया टूवर्ड्स सऊदी अरबिया, मिडिल ईस्ट एंड यूरोप, बिल्कुल ये था पूरा प्रोजेक्ट। मैंने इस पर एक आर्टिकल भी लिखा था। इसको वाकई धचका लगा है, और ये वैसे भी इसने इम्प्लीमेंट नहीं होना था। इंडिया कहाँ से रोड निकालेगा? बिल्कुल, किस मुल्क से निकलेगा? बदरिया पानी लेके जाएंगे रोड, बदरिया पानी भी कहाँ से लेके जाएंगे? नहीं ले जा सकते। बिल्कुल, ये एक बेवकूफ़ाना मंसूबा लगता था कि मसलन अगर चले सऊदी अरब पाकिस्तान को मना लेता कि भाई इंडिया को एक्सेस दे दो, ईरान को कैसे मनाता सऊदिया? हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है ना, ईरान किसी हद तक सऊदिया के साथ करीब आया है, लेकिन क्या वो सऊदिया के लिए क्या इतना वो रास्ता दे देता कि एक ऐसा आदमी जो इसराइल के साथ भी ताल्लुकात कर रहा है, उसके कहने पे ईरान कहता है कि हम आपको रोड दे देते हैं? नहीं देता कभी। मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा होता। तो ये एक नाकाम मंसूबा था। उनकी ये एफर्ट थी, उन्होंने बहरहाल इसके ऊपर वर्क किया होगा, लेकिन उसको वाकई नुकसान हुआ है। ये भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, और ये होना चाहिए था। क्योंकि देखें, चाइना, हम पाकिस्तानी हैं, हम अपने आप को देखते हैं, हमारे लिए चाइना बहुत मुफीद है। बिल्कुल ऐसे ही है। बहुत सी मुश्किलात में हमारे साथ है, पॉलिटिकली हमारे साथ सी पैक करता है, और बहुत सारे काम है। तो हमारे इस बात चाइना ज़्यादा कंफर्ट है बनिस्बत इंडिया के। हम क्यों इंडिया को रास्ता दें? जो इंडिया हमें अफ़गानिस्तान में नुकसान पहुंचा चुका है, जो इंडिया हमें पाकिस्तान में नुकसान पहुंचाता है, जो इंडिया हमें दुनिया भर में बदनाम करता है, हमारा दुश्मन बन के रहता है। हम नहीं चाहते कि हमारा दुश्मन हो, हमारा पड़ोसी हो, लेकिन वो हमारे साथ ये तासुब करता है, वो हमारे साथ ये सब कुछ करता है। हमारे मुसलमानों को इंडिया में वो कत्ल करता है, हिजाब के ऊपर वो लोगों को, बच्चियों के हिजाब उतारता है। ये सब उनकी हुकूमत में होता है, उनके लोग करते हैं, उनके शिद्दत पसंद लोग। तो ये हमारे लिए सूटेबल या कंफर्टेबल नहीं था। लेकिन ये जो फ़लस्तीनियों की अचीवमेंट है, ये वाकईन ये हो सकती है। लेकिन ईरान और हिजबुल्लाह को ब्लेम देना, ये अमेरिकन और यूरोपियन और इजरायली लाइन है। सही। देखें, ईरान 1979 से वहाँ इनकलाब आया था, तो उन्होंने उस वक्त से फ़लस्तीन की हिमायत ऑफिशियली, जो इमाम खुमैनी थे, उन्होंने ऑफिशियली इनकलाब के बाद इसराइली एम्बेसी के अंदर फ़लस्तीनी एम्बेसी बनाई, इसराइली एम्बेसी ख़त्म की। पहला स्टेट गेस्ट जो बुलाया गया ईरान के इनकलाब में, वो यासिर अरफात को बुलाया गया। सही। जो फ़लस्तीनी लीडर थे। तो ये उनका रिश्ता बताता है कि रिश्ता उनका है। वो मदद भी करते हैं, उनके फतवे भी हैं, रिलीजियस एतबार से भी, पॉलिटिकल एतबार से भी। लेकिन बहुत ज़्यादा तहकीक करने के बाद भी मैं कभी इस नुक्ते पर नहीं पहुँचा कि कभी ईरान ने उनसे कहा हो कि हमारी खातिर ये कर दो। ठीक है, अगर ऐसा होता तो ईरान आए दिन उनको कहता कि आज ये कर दो, आज ये कर दो, आज ये कर दो। क्योंकि रोज़ ईरान के साथ कोई ना कोई मसला हो रहा है, रोज़ ईरान के ख़िलाफ़ इंटरनल साजिशें भी हो रही हैं, एक्सटर्नल भी हो रही हैं। तो ये ईरान को ब्लेम देना, ये बेवकूफ़ी है। ये फ़लस्तीनियों की अपनी जदोजहद है। सही। ये उनकी खालिसतन वो जहाद है। आप देखें, जो 20 साल पहले बच्चे पत्थर और गुलेलें चला रहे थे, ये उनका काम है। बिल्कुल ऐसे ही। ये ईरान का काम नहीं है कि ईरान ने उनको कहा है कि भाई तुम करो। ईरान ने, हाँ मुमकिन है ईरान ने उनको टेक्नोलॉजी दी हो, और ये एहतमाल मौजूद है, ये एहतमाल मौजूद है। बहुत से फ़लस्तीनी मुज़ाहमती लीडर्स ये कह चुके हैं, मैंने अपने कानों से सुना है। उन्होंने कहा है कि हमें ड्रोन टेक्नोलॉजी दी गई है, हमें फ़लानी टेक्नोलॉजी दी गई, हमें गज़ा में कारखाने लगा के दिए गए। उसमें वो कासिम सुलेमानी का भी नाम लेते हैं, ईरान का भी नाम लेते हैं, हिजबुल्लाह का भी नाम लेते हैं। लेकिन ये सिर्फ ताउन है। ये नहीं है कि उन्होंने कहा है कि भाई आप इसराइल को मारो, आप फ़लाँ को मारो, आप इसको मारो। नहीं, आज़ाद हैं वो खुद प्लानिंग करते हैं। अभी भी उन्होंने खुद प्लानिंग की है, किसी ने उनको नहीं कहा कि भाई हम प्लानिंग करके देंगे, आपने करना। नहीं, खुद मोहम्मद अज़ीफ़, जो इस वक्त मोहम्मद ज़ैफ़ जो कमांडर इन चीफ़ है, जो इस वक्त मास्टरमाइंड है, ये उनका प्लान है। उन्होंने मास्टरमाइंड है, उन्होंने ये प्लानिंग अपने दोस्तों के साथ की है, उन्होंने इस काम को अंजाम दिया है।
उन्होंने, किसी ने लुबनान से नहीं कहा उनको, किसी ने ईरान से नहीं कहा कि भाई आप जाके 5,000 होगी, ये उनका फैसला था। और अच्छा उसके बाद जो कर रहे हैं वो 3 दिन पहले बिन गोरियन एयरपोर्ट पे उन्होंने हमला किया है। क्या किसी ईरान के कहने पे किया है? भाई वो अपना डिफेंस करना जानते हैं, वो अपने आप को बचाना जानते हैं, ये उनका खुद का काम है। तो ये कहकर वो असल में ये क्यों कहते हैं? क्योंकि वो अपने नुकसान को छुपाना चाहते हैं, अपनी कमज़ोरी को दबाना चाहते हैं। वो इस चीज़ को छुपाना चाहते हैं कि हम इंटेलिजेंस फेलियर हो गया है, हमारी फ़ौजी फेलियर हो गया है, हमारा पॉलिटिकल फेलियर हो गया है, हमारा सिविल सोसाइटी फेलियर हो गया है। वो इस फेलियर को बचाने के लिए कहते हैं भाई ईरान पे डाल दो, ईरान पे डाल दो, इसके खिलाफ गिरा दो। भाई ऐसी हर चीज़ ईरान पे डाल दो। जनरेशन वॉरफेयर का टूल इस्तेमाल करते हैं, प्रोपेगेंडा टूल। ये नहीं हो सकता। आप देखें कि ये जो फ़लस्तीनियों ने जो जवाबी काम किया है, अगर ये ना करते तो भी इसराइल हमला करता, क्योंकि इसराइल 4-5 महीने से इस हमले की प्लानिंग कर रहा था। अच्छा, तो ये तो फ़लस्तीनियों की और बड़ी कामयाबी है इनकी, मोहम्मद ज़ैफ जैसे कमांडरों की, कि उन्होंने इसराइली प्लान की इंटेलिजेंस हासिल कर ली। अब ये इसराइल अपनी सफ़ों में गद्दारों को ढूंढे, उन ख़यानतकारों को ढूंढे जिन्होंने प्लान लीक किया है। ठीक है ना, ये तो फ़लस्तीनियों की कामयाबी है। इनको कैसे पता चला कि मोसाद के हेडक्वार्टर में ये प्लानिंग हो रही है 4 महीने से कि भाई गज़ा पे हमला करना है, गज़ा को खाली करना है। अब इन्होंने भी उतना बड़ा हमला कर दिया, फिर उतनी ही बड़ी जवाबी कार्रवाई दी जितनी बड़ी वो प्लान कर रहा था, उसको सरप्राइज़ कर दिया। तो ये तो अब इसराइल अपनी सफ़ों में ढूंढे पहले कि भाई इधर कौन लोग हैं जो इनको इंटेलिजेंस दे रहे थे। ये तो अपना फेलियर है उनका, ये अपना फेलियर है। ईरान तो उधर भाई दूर बैठा हुआ है, ईरान का अपना काम है, अपनी सियासत है, वो अपना काम करता है। हिजबुल्लाह लुबनान में बैठी, अभी तक हिजबुल्लाह क्यों नहीं वहाँ पहुँची फ़लस्तीन? वो वहाँ लुबनानी बॉर्डरों पे बैठे हुए हैं। जब उधर जंग छिड़ेगी वो वहाँ लड़ेंगे। पहले भी लड़े हैं वो लुबनान में, वो 1982 से लड़ रहे हैं। सन 2000 में लुबनान उन्होंने खाली करवाया है इसराइल से। 2006 में 33 रोज़ा जंग उन्होंने लड़ी है, हमास ने नहीं लड़ी वहाँ जाके। हमास अपनी जगह की जिम्मेदार है, लुबनान में हिजबुल्लाह अपनी जगह की जिम्मेदार है। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी इसराइल ने जो जंग शुरू हुई हुई टाइम हो गया, लेकिन उन्होंने 1-2 दिन पहले जो है वो शाम पे भी हमला किया, लेबनान पे भी हमला किया, और ईरान को भी जो है वो थ्रेट दे रहा है। जबकि ईरान क्योंकि रीजन के अंदर जो देखते हैं कि जो अस्करी तौर पे पावरफुल स्टेट है वो ईरान ही है। ठीक है, मतलब मिडिल ईस्ट के अंदर जो आप एक फ़ौजी क़ुव्वत रखता है टेक्नोलॉजिकल एतबार से भी और मिलिट्री के तौर पे भी, वो ईरान ही रखता है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। ठीक है, क्योंकि सऊदीया वगैरह और कतर ये इनके दूसरे मामला हैं। दुरुस्त। क्या आपको लगता है कि अगर ये जंग मज़ीद लंबी खिंचती है तो ईरान डायरेक्टली इंगेज हो सकता है जंग में? देखिए, फिर मैं वही कहता हूँ कि ये इनकी धमकियाँ हैं। सही। ये ईरान के साथ करेंगे तो ईरान ने क्या करना है, वो उसने जो मिसाइल बना रखे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं उसके पास। बिल्कुल। अभी उसने 3 महीने पहले एक मिसाइल किया था, मेरा ख्याल है कोई 2800 किलोमीटर रेंज का था गालिबन। तो 2800 किलोमीटर कहाँ जाएगा वो तो इसराइल भी पार कर जाएगा। अगर उन्होंने मारना शुरू किया तो इनको समंदर में भी नहीं छोड़ेगा वो, जब ये भागेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि ये अगर ईरान से लड़ना चाहते हैं तो ये ऐलान कर दें भाई हम ईरान से लड़ना चाहते हैं, ये ईरान पे हमला कर दें अगर ये करना चाहते हैं। ये नहीं कर सकते क्योंकि ये सिर्फ धमकियां देते हैं, ये सिर्फ उसको ब्लेम करते हैं, उसको प्रेशराइज करते हैं, उसको आइसोलेट करना चाहते हैं। आपने सही कहा है कि रीजन के अंदर उसकी पॉलिटिक्स दूसरे अरब ममालिक की निस्बत ज़्यादा ताकतवर है। उसका तुर्की में ताल्लुकात अच्छे हैं, उसके सीरिया में है, उसके लुबनान में, इराक में। हत्ता वो इराक जिससे वो 8 साल लड़ा है, इराक ने 8 साल जंग करके ईरान को नुकसान दिया सद्दाम हुसैन के ज़माने में। आज वो इराक ईरान की साथ है, दोनों भाई हैं। वो कहते हैं ला युमकिनुल फराक, ईरान व इराक ला युमकिनुल फराक, यानी ईरान और इराक में मुमकिन नहीं है कि जुदाई हो जाए। ये नारा लगता है आज वहाँ पे। ये यानी उनकी कामयाबी है, उनकी पॉलिटिक्स बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है। इसराइल उसके मुकाबले में बहुत पीछे। और अगर इसराइल ने ये जंग लंबी की या छेड़ने की कोशिश की, ईरान को इन्वॉल्व करने की, तो जाहिर है कि हिजबुल्लाह वहाँ लुबनान में बैठी हुई है और उनका भी एक कनेक्शन ईरान के साथ है, आइडियोलॉजिकल कनेक्शन है। तो वो खामोश नहीं बैठेंगे, वो यकीनन वहाँ से इसको रिस्पॉन्ड देंगे। ठीक है, पहले तो ये जंग बॉर्डरों पे लड़ी जाएगी, ये जंग इधर तो आएगी नहीं। मुझे नहीं लगता कि ईरान को ज़रूरत पड़ेगी कि वो खुद उतरे। ये जितने अतराफ़ में जो मुज़ाहमती गिरोह बैठे हुए हैं, खुद हमास ईरान की सामने ढाल बन के खड़ी हो जाएगी, क्योंकि बिलाखिर इनका एक ताल्लुक़ है, एक मोहब्बत है, एक रिश्ता है। ठीक है, रिश्ता तो कायम है, लेकिन वो वाली बात मैं फिर कहता हूँ कि ये रिश्ता कोई मालिक और मजदूर वाला नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही कि ईरान मालिक है और खुदा न खास्ता हमास नहीं। ये दोस्ती का रिश्ता है, ये भाईचारे और इस्लामी अखुवत का रिश्ता है, कि जिसमें एक समझता है कि हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम इनकी मदद करें,
दूसरा समझता है कि ये इन्होंने हम पे कोई एहसान नहीं किया, ये हमारी मोहब्बत का ताल्लुक है, हमें अपनी ड्यूटी करनी है और कोई डिक्टेशन भी नहीं होती। बिल्कुल, अगर कोई डिक्टेशन हो रही हो तो फिर हम कहेंगे कि भाई ये गलत है। तो लिहाजा ये इसराइल अगर जंग को बढ़ाएगा तो वो नहीं बढ़ा सकता, क्योंकि 2 दिन पहले उन्होंने कहा था कि हम ज़मीनी हमला करने जा रहे हैं। अभी 24-48 घंटे गुजरने के बाद भी इस वक्त तक एक भी फौजी ग्राउंड पे नहीं उतर सका है। सिर्फ फदाई बमबारी करना ये उनकी शिकस्त की एक अलामत है। बिल्कुल, कि उनके 1000 बंदे गिरफ्तार हैं, वो एक बंदा नहीं छुड़वा पा रहे, बल्कि बमबारी लोगों पे किए जा रहे हैं। भाई अपने बंदे छुड़वाओ, 25 चेक पोस्टें जो आपसे छीन ली हैं इन्होंने वो वापस ले लो। वो सब वो नहीं कर रहे। अगर ये सब कर रहे हैं इसका मतलब ये शिकस्त है, ये उनकी बौखलाहट है, ये उनकी परेशानी है। इससे ज़्यादा क्या करेंगे वो? 2-3 हज़ार, तकरीबन 2,500 अभी तक हमारे भाई फ़लस्तीनी जो गज़ा के अंदर है शहीद हो चुके हैं। मज़ीद कितने होंगे? 1 लाख होंगे, 2 लाख होंगे? क्या सारे 20 लाख को मार देगा वो? बिल्कुल। ये दुनिया के अंदर एक बहुत बड़ा अलमिया पैदा हो जाएगा, और ये पैदा होने जा रहा है इस वक्त। एग्जैक्टली ऐसा ही है। ये ज़्यादा देर सस्टेन नहीं कर सकता इसराइल, जबकि रेजिस्टेंस सस्टेनेबल है। इनकी स्ट्रेटजी, इनके सारे काम ये सस्टेनेबल है। वो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आज 9 दिन हो गए उन्होंने वापस लिए हुए मकबूजा इलाके जो रेजिस्टेंस ने लिए थे, अभी तक उनको अपने पास रखा हुआ है। अभी तक उस पर वो बैठे हुए हैं, एक भी नहीं छोड़ा है। मज़ीद आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं। जब उनसे बात करें आप, वो कहते हैं हमने आगे बढ़ना है, हमने आगे बढ़ना है। वो बिन गोरियन एयरपोर्ट को परसों निशाना बनाया है, उन्होंने हैफा को निशाना बनाया है, तल अबीब को वो निशाना बनाने की पोजीशन में बैठे हुए हैं। वो तो पीछे नहीं हट रहे। तो ये इनकी एक सिर्फ धमकियां हैं और ये ब्लेम गेम है ईरान को बदनाम करने का, ईरान को आइसोलेट करने का। इसमें कोई हकीकत नहीं है और इसमें इनको कोई कामयाबी भी नहीं मिलेगी। डॉक्टर साहब, जिस दिन से ये मामला शुरू हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ बड़ा इखलास मौजूद है नौजवानों में, और क्योंकि जाहिर सी बात है मीडिया और जर्नलिज्म साइड पर हूँ तो मैं लोगों को देखता भी रहता हूँ, लोगों के क्या कहते हैं जो जज्बात हैं वो भी हम तक पहुँचते रहते हैं। नौजवान जो हैं वो बहुत सारे ये सवाल कर रहे हैं कि वो अपना किरदार कैसे अदा कर सकते हैं, और बहुत सारे लोगों ने तो ये पूछा है कि कोई ज़रिया हो, कोई रास्ता हो कि हम उनकी मदद के लिए पहुँच जाएँ, फिज़िकली वहाँ पर हमारी अपीयरेंस हो। नौजवानों को कोई मैसेज दे दें इस बारे में। देखिए, नौजवानों के लिए मेरा मैसेज यही है कि मेरे भाइयों, उनको आपकी ज़रूरत वहाँ पर नहीं है, वो आपको वहाँ पर नहीं चाहते। वो ये चाहते हैं कि आप इधर रहकर उनके दस्तोबाजू बने, उनकी ताकत बने। वो आप कैसे बन सकते हैं? आप सोशल मीडिया के ऊपर उनके ख़िलाफ़ जो नेगेटिव नैरेटिव है, जो बाइस्ड नैरेटिव है, जो वेस्टर्न बेस्ड नैरेटिव है, उसको काउंटर करें। जो यहाँ पर बैठे हुए सो कॉल्ड जर्नलिस्ट हैं, सो कॉल्ड दानिश्वर हैं, जो इसराइल की नमकख्वारी करके फ़लस्तीनियों के ज़ख्मों पे नमक छिड़क रहे हैं, आप उनको काउंटर करें। आप ट्विटर उठा लें, आप उसके ऊपर उनको जवाब दें महज़ब तरीके से। मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि आप उनसे लड़ें, एक महज़ब अंदाज में दें। आपके पास मालूमात नहीं है, फ़लस्तीन फाउंडेशन का हमारा दफ्तर, हम हाजिर हैं, हम आपको मालूमात दे सकते हैं। आप उनका मुकाबला इस महाज पर करें। सेकंड, आप ये कर सकते हैं कि आप यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, अपने तालीमी इदारों के अंदर सेमिनार्स रखें, प्रोग्राम्स करें, अवेयरनेस दें। सबसे बड़ा काम अवेयरनेस है। जब आप अवेयरनेस देंगे, ये नई नस्लों तक जाएगा, ये रहती दुनिया तक ये पैगाम जाएगा। आपके मरने, मेरे मरने के बाद भी ये काम बाकी रहेगा। ये सबसे बड़ा काम है, ये हमारे अंबिया ने किया है। अंबिया ने हमें अवेयरनेस दी है, तो आप अवेयरनेस दें। नंबर 3, ये दूसरा था। नंबर 3, आप उनकी मदद के लिए एक मुहिम चलाएं। आप लोगों तक पैगाम पहुंचाएं, लोगों तक सही मालूमात पहुंचाएं, और यहाँ रहकर उनकी जो मुमकिन मदद आप कर सकते हैं वो करें। जब उनको ज़रूरत होगी, आप यकीन करें वो ख़ुद आपसे कहेंगे कि आप आ जाएं। अभी उनको वहाँ पर आपकी ज़रूरत नहीं, बल्कि आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, आपके इस जज्बे की ज़रूरत है जो यहाँ पर है। जैसा कि आप लोगों ने बहुत अहम हक़ाइक़ सुने, और ये वो हक़ाइक़ थे जो कि कोई ऐसा शख्स ही आप लोगों को बता सकता था जो कि फ़लस्तीन के इस कॉज को बहुत तरीके से समझता हो, और जो उसने इसको इन डेप्थ स्टडी किया हो, और जो उसके साथ कनेक्टेड हो। मेरे साथ थे डॉक्टर साबिर अबू मरियम, और हम आपके सामने जो है वो फ़लस्तीन के इस कॉज के ऊपर दोबारा बात करेंगे, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको जो है वो फ़लस्तीन के में जारी जो इस वक्त इजरायली जारियत है इससे बिल्कुल बाखबर रखें, और उम्मीद करते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है वो फ़लस्तीन के मुसलमानों को की मदद फरमाए, और फ़लस्तीन में हम की आज़ादी के लिए हम अपना जितना किरदार अदा कर सकते हैं हम अपना किरदार अदा करते रहेंगे। आप लोग देख रहे हैं वाह पाकिस्तान, मैं हूं मुर्तज़ा।